मिस यूनिवर्स तो सभी जानते हैं, तो वो एक आइकॉनिक मोमेंट है, तो वो मेरे दिमाग में था और मैं नर्वस भी था कि क्योंकि आर्या इतनी पावरफुल स्टोरी है, इतनी पावरफुल सीरीज़ है। आई वाज़ लाइक अमेज़्ड कि शी इज़ बेसिकली हैज़ सम एबिलिटी टू प्ले स्पोर्ट्स आल्सो बिकॉज़ शी इज़ सो गुड एट दैट, एट पूल एंड स्नूकर। सो और जब भी मैं कुछ देखता हूँ भी मैं होप ही ढूँढता हूँ हर स्टोरी में। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोग यही कोशिश करते हैं। लव था जैसे हम शोले देखते थे, फिर लंच करते थे, फिर शोले लगाते थे, फिर चाय पीते थे, फिर शोले लगाते थे, फिर डिनर ओह! खाते थे। और वो जो ह्यूमरस साइड थी वो शायद लोगों ने नहीं देखी थी पहले। तो आई थिंक उस फ़िल्म में वो डेफ़िनिटली सब लोगों को देखने को मिला। तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर दोबारा से स्वागत है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं तारिक वासुदेवा। सर, आपका इंट्रोडक्शन मैं तो बहुत तारीफ के साथ ही दूँगी फॉर ऑब्वियस, क्योंकि आपका काम, आपके कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार आप अपने अंदाज़ में हमारी व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। मेरा नाम तारिक वासुदेवा है और मैं थिएटर कर चुका हूँ। एक्टिंग के तौर पे मैंने थिएटर पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा थिएटर किया है बहुत सालों से। इंडिया में काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ और थिएटर मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है और मेरा फर्स्ट लव है और मेरा पैशन है। उसके बाद मैंने फ़िल्म का काम भी किया है, तो मैंने सबसे पहले एक कैमियो किया था बैंड बाजा बारात में जी। और उसके बाद कुछ फ़िल्म्स में और भी मैंने कैमियोज़ करे थे, पर आर्या सीज़न 2 में मैं केडिया का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और अब तक वो मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर है जो मैंने स्क्रीन पर प्ले किया है। तो बस अब तक यही है जर्नी और एड्स मैंने बहुत करी हैं। एड्स हाँ। मैंने 25-30 एड्स तो करी हुई होंगी शायद, मैंने काउंट नहीं किया है, पर मैं काफ़ी साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो एड्स तो करते रहता हूँ मैं। पर फ़िल्म्स में ऑफ़ कोर्स अब मैं फिर से कर रहा हूँ काम, जैसे आर्या सीज़न 2 में और 3 में मैंने किया है, तो होपफुली और भी काम करने को मिलेगा सीरीज़ और फ़िल्म्स में। तो सर, मेरा फिर आपसे पहला यही सवाल रहेगा कि एक्टिंग में आपने बोला कि आपने ऐड भी किया, आपने डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, आप अब फ़िल्म में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिंग का कीड़ा जागा, वो कहाँ से जागा? एक्चुअली मैं बचपन से ही एक्टिंग करता आ रहा हूँ। स्कूल में प्लेज़ होते थे, तो वो हुँ। मैं करता था और फिर कॉलेज में भी मैंने थिएटर किया और 4 साल का कोर्स था अमेरिका में और वहाँ पर मैंने हर चीज़ करी, सिर्फ़ एक्टिंग नहीं, डायरेक्टिंग, लाइटिंग, साउंड, म्यूज़िक, जो भी आप कह लो, सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं थिएटर के, वो मैंने पढ़े और करे और वो काफ़ी इंटेंसिव कोर्स था। तो उसके बाद ऑब्वियसली माइंड यही था कि अब एक्टिंग ही करनी है और एक्टिंग की जगह डायरेक्टिंग और राइटिंग भी करता हूँ, पर मुझे एक्चुअली ये लगता है कि अब मेरा पैशन स्टोरी टेलिंग है। तो हुँ। अगर स्टोरी बहुत अच्छी है और अगर मैं स्टोरी ढूँढ सकता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक, वो मेरा इंटरेस्ट रहता है और वही मेरा पैशन बन गया है कि किसी न किसी तरह अच्छी स्टोरी बताई जाए। क्योंकि इतनी स्टोरीज़ हैं इंडिया में जो अभी तक हमने देखी नहीं है और सुनी जी। नहीं है। तो वो मैं चाहता हूँ, हो सकता है तो अगर मैं उसमें एक्टिंग करूँगा तो एक्टिंग कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टिंग या राइटिंग भी करूँगा। तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी स्प्रेड आउट हो गया है अब स्टोरी टेलिंग के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना काफ़ी लाइक मल्टी टैलेंटेड इंसान हो कि आपको कहा जाए तो आप अकेले ही एक मूवी या डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो जिसको आप खुद ही लिख लोगे, खुद ही एक्ट कर लोगे, खुद ही शूट कर लोगे। तो व्हिच इज़ वेरी ग्रेट थिंग ना, क्योंकि आजकल ऐसा मल्टी टैलेंटेड वाला जो होते हैं ना, काफ़ी कम दिखते हैं। क्योंकि चाहते तो सब लोग हैं कि यार मैं ये भी कर सकूँ, ये भी कर सकूँ, बट एक्चुअली करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। बट जब मैंने आपको आर्या 2 में देखा और सुष्मिता सेन के साथ देखा, तो इट वाज़ लाइक कि सुष्मिता सेन की जो खुद की एक पर्सनैलिटी है, जब हम आज भी उन्हें देखते हैं, बीइंग अ गर्ल या फिर बीइंग अ फैन कहो, तो ऐसा बहुत ना अंदर से एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार सुष्मिता सेन के साथ काम कर रहे हैं। और आपने भी बताया कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ़ से लेकर आप मतलब एक्टिंग का कीड़ा जो है आपके स्टूडेंट लाइफ़ से शुरू हो चुका था। तो जब आप सुष्मिता सेन के साथ काम कर रहे थे, तो हाउ वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस? मतलब अंदर से वो फैन मोमेंट वाला मुझे आप सबसे पहले बताओ। नहीं, मैं भी बहुत नर्वस था इनिशियली, क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स तो सभी जानते हैं, तो वो एक आइकॉनिक मोमेंट है, तो वो मेरे दिमाग में था और मैं नर्वस भी था कि क्योंकि आर्या इतनी पावरफुल स्टोरी है, इतनी पावरफुल सीरीज़ है और सुष्मिता जी की परफ़ॉर्मेंस भी इतनी पावरफुल और इनक्रेडिबल है। तो क्योंकि मैं सीज़न 1 में नहीं था, मैं सिर्फ़ सीज़न 2 में मैंने जॉइन किया है, तो उस टाइम पर मैं थोड़ा नर्वस था, पर पहले दिन ही वो नर्वसनेस चली गई, क्योंकि सुष्मिता जी इतनी फ्रेंडली हैं, वो हुँ, इतना हुँ। एनकरेज करती हैं और वो बात करती हैं सीन्स के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में।
तो जो आर्या और केडिया की इक्वेशन है कि वो भाई-बहन जैसे हैं। जी। चाहे केडिया उनका असली भाई नहीं है, पर जिस तरह हमारी इक्वेशन है सीरीज़ में वो मेरी बहन जैसी हैं और वो भी मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करती हैं। तो वो जो एक रिलेशनशिप है हमने स्क्रीन पर भी लाने की कोशिश करी और उसमें उन्होंने बहुत हेल्प करी है। क्योंकि मैं कह रहा था मैं नया एक्टर था पर फिर भी उन्होंने बहुत हेल्प करी और मोटिवेट किया और जब उनके सीन्स भी नहीं थे और सिर्फ़ मेरे थे, फिर भी वो हेल्प कर रही थी। तो इससे कुछ बेटर हो नहीं सकता। या एक्चुअली इट्स वेरी ना ग्रेट कि जब आप इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हो और वो आपको मतलब इतना अच्छा बिहेव करे आपके साथ, तो बहुत स्पेशल सा फील भी होता है। तो आप मुझे बताइए कि मतलब आपने सुष्मिता सेन के साथ इतना काम किया, तो ऐसी कोई हैबिट उनकी पता चली हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यार एक्ट्रेस है बट इतनी प्यारी-सी हैबिट कोई या प्यारी कहिए या थोड़ी-सी अलग ऐसी आपको उनकी हैबिट दिखी हो? पूल आप जानते हैं स्नूकर है ना? स्नूकर जो खेलते हैं बिलियर्ड्स जैसा होता है स्नूकर या पूल कह लो, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलती हैं। तो ओह! वहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे, जहाँ पर हम रह रहे थे, वहाँ पर एक पूल टेबल थी। हाँ, और टेबल टेनिस की भी एक टेबल थी। पर पूल टेबल पे सुष्मिता जी बहुत दिखती थी और हम लोग सबने खेला हुआ है कास्ट और क्रू में सब पूल खेलते थे। तो उसमें सुष्मिता जी बहुत ही अमेज़िंग हैं। आई मीन मैं नहीं जानता था जब तक मैंने उनको एक्चुअली देखा खेलते हुए तो आई वाज़ लाइक अमेज़्ड कि she's basically has some ability to play sports also because she's so good at that, at pool and snooker. So I'm sure that if she plays other sports also, she must be brilliant at it. तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, आप जो थिएटर मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनके सोचने का और देखने का नज़रिया भी थोड़ा-सा ना इंटेंस हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में ना आप वो इंटेंसिटी ढूँढने लगते हैं मुझे बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूजुअली जब बैठ के मूवीज़ देख रहे होते हैं या कोई वेब सीरीज़ या कोई एडवर्टाइज़मेंट देख रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए था, ये थोड़ा-सा वैसा, थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए था। तो ऐसा कभी है आपके साथ हुआ कोई चीज़ ऐसा एडवर्टाइज़मेंट या कोई ऐसा किसी एक्टर की बॉलीवुड मूवी देखकर कि यार इसमें थोड़ा-सा ये चीज़ होनी चाहिए थी? You mean कि जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ या जिसको मैंने देख के सोचा कि नहीं, सॉरी आई डिडन्ट इंस्पायर नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि बीइंग एन एक्टर जब आप एक हाँ, हाँ। थिएटर आर्टिस्ट होते हो, तो आपको अपने नज़रिए से जब चीज़ें देखते हो, तो कहीं चीज़ों में आपको अच्छी चीज़ें दिखती हैं, कहीं में आपको लगता है कि यार ये थोड़ा-सा बेटर होना चाहिए था। तो वो करेक्शन आपको कभी किसी की मूवी में, किसी एक्टर की मूवी में या किसी के एडवर्टाइज़मेंट में दिखा हो? देखिए हर जो भी करता है काम क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में वो जानता है कि क्रिएटिविटी का कोई मेजर नहीं होता। तो इनफ़ाइनाइट होता है कि जो आपके माइंड में है, अगर आप उसको क्रिएट कर सकते हो तो आप फ़िल्म बना सकते हो, प्ले बना सकते हो। सिर्फ़ अपने माइंड से आपने एक आइडिया सोचा और आपने लिखा किसी ने और टीम साथ में आ गई आपकी डायरेक्टिंग, एक्टिंग, साउंड, लाइट और आपने एक फ़िल्म बना दी। तो यही मैजिक रहता है मेरे ख़्याल से स्टोरी टेलिंग का, कि किसी एक इंसान या 2 या 3 इंसान जो भी साथ में राइटिंग करते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बनाते हैं। या तो ये मुझे लगता है कि मैं अब कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं क्रिएटिव चीज़ें करता हूँ या देखता हूँ, मैं सिर्फ़ वही लर्निंग करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर चीज़ें अच्छी तरह से काम कर रही हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें या फ्लॉज़ देखेंगे, तो हमें फिर सिर्फ़ वही दिखेगा। या और मेरा मेरा पर्पस ये है आजकल के जो स्टोरीज़ हैं उसमें होप दिखे, हर स्टोरी में। और यही मैं ख़ासियत मानता हूँ फ़िल्म्स में है कि वो बहुत होप देती हैं लोगों को। क्योंकि एक कहानी जो हम अगर सोसाइटी के बारे में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, एक फ़िल्म में आपको होप दिखेगा, एक सॉल्यूशन दिखेगी। और उससे लोग इंस्पायर होते हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं। तो मैं एक्चुअली इसी रीज़न के लिए करता हूँ ये काम और जब भी मैं कुछ देखता हूँ भी मैं होप ही ढूँढता हूँ हर स्टोरी में। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोग यही कोशिश करते हैं। कभी-कभी आप वो कंप्लीट कर देते हैं, जैसे अगर माउंटेन क्लाइम्ब करना है, आप बिल्कुल पीक तक पहुँच जाते हैं और कभी-कभी थोड़ा-सा नीचे रह जाते हैं, पर कोशिश यही रहती है कि आप पीक तक पहुँचे। बिल्कुल। तो आई थिंक सबका यही एक पर्पस रहता है। जी, मैंने कहा ना कि बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट आपका जो परसेप्शन है वो बहुत इंटेंस और बहुत पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी कुछ थोड़ा बहुत कभी-कभी नेगेटिव हो जाता है। तो बस मैं वही जानना चाह रही थी। तो अब आप मुझे बताइए कि बॉलीवुड की कौन-सी आपकी फ़ेवरेट मूवी है? अभी रिसेंट में? बॉलीवुड की फेवरेट फ़िल्म शोले डेफ़िनिटली या तो टाइमलेस है। शोले आई थिंक मैंने हज़ार बार ही देखी है। क्योंकि उसमें जो एक्चुअली उसमें एक पर्सनल रीज़न है क्योंकि मेरी दादी जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी की बहुत बड़ी फ़ैन थीं।
तो उनके साथ मैं उनकी सारी फ़िल्म्स देखता था बचपन में। ओके। तो शोले जो है हमने एक दिन में शायद 3 या 4 बार ही देखी हुई है उनके साथ। इतना हमें लव था जैसे हम शोले देखते थे, फिर लंच करते थे, फिर शोले लगाते थे, फिर चाय पीते थे, फिर शोले लगाते थे, फिर डिनर ओह! खाते थे। तो पूरे दिन हम शोले ही देखते थे। ऐसे-ऐसे दिन थे मेरी दादी के साथ। तो दैट्स द वन फ़िल्म आई कैन से दैट इज़ अनफॉरगेटेबल फॉर मी। या एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शोले ही अगर पूरा दिन आप देखते तो ओह! एक ना एक्टिंग का तो कीड़ा फिर जागना ही था क्योंकि अमिताभ बच्चन फिर दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी तो मुझे ऐसा लगता है वो भी पूरा-पूरा दिन उन्हें देखना तो कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब मैं एंड गब्बर सिंह को मत भूलिए। या एक्चुअली वो तो लेकिन आई गेस अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी से ज़्यादा हाइलाइट होते हैं गब्बर जी। तो जी, जी, आई मीन उनका कैरेक्टर तो बस आई मीन कोई भी नहीं भूल सकता। एग्ज़ैक्टली। तो अब मैं आपसे पूछूँगी आपकी प्रीवियस एक मूवी के बारे में कि मेरे ब्रदर की दुल्हन में जब कैटरीना कैफ के साथ आपने काम किया, तो कैसा लगा आपको? मतलब कैटरीना कैफ जिनके लुक्स की बात करें, एक्टिंग की बात करें, फिगर की बात करें या उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करें, सब परफेक्ट है। तो अब मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी कि जब आपने उनके साथ काम किया तो आपको कैसा लगा? वो एक्चुअली बहुत साल पहले किया था मैंने वो फ़िल्म तो मैं आई वाज़ मच यंगर तो मुझे जो काफ़ी चीज़ें एक्चुअली शूट इतने पहले साल पहले हुआ था, पर आई थिंक दैट उस फ़िल्म में बहुत ही फ़नी मोमेंट्स थी और उन्होंने और इमरान खान ने और दूसरे एक्टर्स ने भी सबने बहुत ही फ़नी मोमेंट्स अ, उन्होंने क्रिएट करी। जी। और वो मैं नहीं भूल सकता क्योंकि स्वीट फ़िल्म थी, इनोसेंट फ़िल्म थी और सब लोगों को पसंद भी आई थी एंड आई हुँ। थिंक एक्टिंग बहुत अच्छी करी थी सबने, उन्होंने भी और वो जो ह्यूमरस साइड थी वो शायद लोगों ने नहीं देखी थी पहले, तो आई थिंक उस फ़िल्म में वो डेफ़िनिटली सब लोगों को देखने को मिला। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि सेट पे फिर सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था वहाँ पे? क्योंकि इमरान खान थे, कैटरीना कैफ थीं और भी बहुत से पूरी स्टार कास्ट थी, तो सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था वहाँ पे? सब सब करते थे। आई मीन मस्ती भी करते थे पर काम भी करते थे। तो आई थिंक अगेन मुझे इतना पूरी तरह से याद नहीं है क्योंकि वो बहुत टाइम पहले शूट करी थी हाँ। फ़िल्म मैंने। तो हाँ, मस्ती भी चल रही थी और मज़ा भी आया था बहुत करने में, फ़िल्म करने में। जी। तो अभी मैं आप आर्या के बारे में बात करती हूँ कि आर्या में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मतलब स्पॉइलर मत दीजिए, लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसा बताइए कि हमारे व्यूअर्स थोड़े-से और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए क्योंकि आर्या की स्टोरी बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि लोग देखने के लिए लाइक मैंने जैसा बोला कि इंटेंसिटी बहुत है और फिर बॉन्ड्स हो या रिलेशनशिप हो, वो सब उसमें देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन हमारे व्यूअर्स को मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी चीज़ बताएँ जिससे हमारे व्यूअर्स और ज़्यादा उत्सुक हो जाए और एक्साइटेड हो जाए आर्या देखने के लिए। देखिए, आर्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जैसे आपने कहा और सीज़न 1 इतना स्ट्रॉन्ग और इनक्रेडिबल था और इतनी सारी चीज़ें हो रही थी आर्या की लाइफ़ में। इतना डेंजर था और इतना सस्पेंस था कि अब नेक्स्ट क्या होगा और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएँगी या नहीं। और सीज़न 2 में भी आपने देखा कि डेंजर और भी बढ़ता है और जो भी नए नए लोग हैं जिसमें जो सीज़न में दिखते हैं वो भी उनकी या तो हेल्प कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट। तो यही गेसिंग गेम और सस्पेंस चलता है और आई थिंक यही बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है इस सीरीज़ की कि डेंजर इतना ज़्यादा है पर फिर भी आर्या किसी न किसी तरह कोशिश करती है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना और सर्वाइव करना। तो ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो आपको देखने को मिलता है और वो आई थिंक सबसे पावरफुल है इसमें कि वो कैसे करेंगी ये सब चीज़ें। और आई थिंक यही आपको देखने को मिलेगा जैसे आपने सीज़न 2 में भी देखा और होपफुली सीज़न 3 में भी। जी। तो सीज़न 3 में हमें थोड़ा-सा और इंटेंसिटी और अच्छी बॉन्डिंग और बहुत सारा सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच तारिक सर। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट आर्या नाउ। पहले भी बहुत थी और अब इतना सब जानने के बाद मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। आई होप हमारे व्यूअर्स भी हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। विश यू ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।